मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। संत कृपाल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार आप लोगों को साइंस पढ़ा रहा था। आई एम टीचिंग यू साइंस द चैप्टर लाइट, क्लास 10th। आई हैव taught already many concepts about the light, what is light, what is the importance of light, what are the phenomena that is performed by the light, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताया था और कल इमेज फॉर्मेशन भी मैंने शुरू कर दिया था। आज उसी इमेज फॉर्मेशन की अगली कड़ी में बात करेंगे, केस नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th। देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि इमेज फॉर्मेशन में कम से कम 2 रे की आवश्यकता है। ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हो, तो आपको रूल्स याद नहीं है तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखो, रूल नंबर जो फर्स्ट था याद होगा तो आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो। रूल नंबर जो फर्स्ट था वो ये था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। याद है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है। रूल नंबर 2 क्या था? पहले का उल्टा था। रूल नंबर 2 में क्या कहा था बेटा? उसमें कहा था कि जो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के मिरर पे फॉल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on the mirror through the focus it will be parallel after the reflection। रूल नंबर 3rd की जब बात किया था हमने तो हमने बताया था आपको कि when a ray of light falls through the center of curvature। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ये तो आपको पता है। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना पड़ेगा क्या? फिर से आपको ध्यान होगा कि जिस स्फीयर से आपका मिरर बना हुआ है उसका जो मिडल पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर में फॉल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स रिट्रेसेज इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते से वो लौट जाती है। जो रूल नंबर 4 था वो क्या था याद है आपको? वो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था। ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंस है। ये लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है और 4th रूल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन भी है। तो 4th रूल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन क्या है कि द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। मतलब जिस एंगल से कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको केस नंबर 2 में बता दिया था कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर केस नंबर 2 में मैंने बताया था इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट था तो कौन कौन सा रूल्स हमने अप्लाई किया था। उसी तरीके से आज हम यहाँ पढ़ेंगे केस नंबर 3rd। इनफाइनाइट वाला तो बताने की जरूरत ही नहीं था। पैरेलल रे ऑफ लाइट दोनों तरफ से फॉल कराया था। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे आ गई थी। ठीक है, और केस नंबर 2 में हमने देखा था कि ये इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट था तो ए और सी के बीच में इमेज बन गया था जो कि डैमेज था। केस नंबर 3rd की जब बात करेंगे बेटा, केस नंबर 3rd में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन क्या किसी के बीच में रखा हुआ है बताओ? मैंने बोला था धीरे धीरे पोल के पास आएगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी और सी के बीच में आएगा सी पे एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो देखो मिरर कैसे बनाना है, ध्यान है ना, आपको बताया था मैंने मिरर कैसे बनाना है। 6 सेंटीमीटर कंपास में पेंसिल फिक्स करने के बाद 6 सेंटीमीटर का रेडियस से आर्क लेना है। जितना लाइन ऊपर रखना है उतना ही लाइन नीचे रखना है। इसलिए ऐसा रखना है कि पोल को डिटरमाइन करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो।
मैं फिर कह रहा हूँ 6 सेंटीमीटर की रेडियस का आर्क खींचना है, जितना लाइन ऊपर रखना उतना ही लाइन नीचे रखना है। क्यों रखना? ताकि आपकी ओ डिटरमाइन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और जो कंपास का पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मान लो ये आपका आर्क हो गया और आर्क से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होकर के गुजर रही है। इसका आधा क्या होगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कितना है? फोकस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो केस नंबर 3 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? एट सी होगा। कहाँ पे होगा? एट सी। आपके पास स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो एट सी हमने ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अच्छा, ये हमारा अपराइट ऑब्जेक्ट है। अपराइट ऑब्जेक्ट है। अब ये एरो लगाने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है अपराइट है, इसका हेड जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो एरो हर सिंबल का एक अपना मतलब होता है। तो एरो इसके टॉप पे लगा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ है, अपराइट है। ठीक है, तो पहली रे आपको रूल्स बताया था मैंने, चार में से कोई सा दो लगा दो आप। देखो चॉइस आपकी होनी चाहिए। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई बेटा? फोकस से। दूसरा रे, अब अपने पास 3 रूल है। कितने रूल है? 3 रूल है और 3 में से कोई सा भी आप 2 इस्तेमाल कर सकते हो, कोई सा भी। तो देखो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आई और फोकस से होकर के गुजर गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब दूसरी रे क्या होगी बेटा? दूसरी रे जो होगी वो ये बिल्कुल स्केल से आप रखोगे तो सीधी मिलेगी, है ना? ये सीधी रे। अब दूसरी रे फोकस से होकर के जाएगी, है ना? जब फोकस से होकर के जाएगी तो सीधी यहाँ, मेरे पास स्केल नहीं है, आप जब स्केल से बिल्कुल करेक्ट बनेगा, सीधे बिल्कुल सी के नीचे बनेगा, बिल्कुल सी के नीचे बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। हाँ, बिल्कुल सी के नीचे बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो पहला रूल तो है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर गई। दूसरा फोकस से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगी। तो ये बना का है ऑब्जेक्ट ए बी, और इसकी जब इमेज देखेंगे तो ए डैश बी डैश। आप देख रहे हो ये जो इमेज बना है बेटा कहाँ बना? सी पे बना है। कहाँ बना है? सी पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज सबसे पहला बात है कि ये रियल है। क्यों रियल है? कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 100% मिल रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि हमें डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ रहा है, 100% ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे एक दूसरे को कट कर रही है। तो इस केस में रियल इमेज होता है, और जो रियल इमेज होता है वही इन्वर्टेड इमेज होता है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक लिखो बेटा, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रूल नंबर 2 की प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इक्वल साइज। इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो रूल नंबर 3 है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो ये है, बना कहां पर है? इट इज फॉर्म्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहां पे बना हुआ बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केस नंबर 3 क्लियर हो गया। केस नंबर 4 में क्या है? मैंने पहले ही बोला था कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ आगे बढ़ते हुए पोल के पास आएगा। सी पे हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो केस नंबर 4 में कहां पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट? केस नंबर 4 में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आ जाएगा सी और एफ के बीच में। तो केस नंबर 4 था, नोट कर लो, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो रे ऑफ लाइट है,
सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है। तो आप देखो मिरर उसी तरीके से बनाना है, 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके जितना लाइन ऊपर उतना लाइन नीचे। पॉलिशिंग करना मत भूलना, पॉलिशिंग कर दिया हमने। और ये पोल है बेटा, इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो ये जो रे है वो क्या कहलाएगी, इसमें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब प्रिंसिपल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है वो फोकस होता है। तो आप समझ रहे होंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। अब ऑब्जेक्ट हमारा ए और सी के बीच में आ गया बेटा, कहाँ गया, ए और सी के बीच में। ये मेजरिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ये वाला 3-3 सेंटीमीटर का ले लेना है। ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर का ले लेना। फिर पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है प्रिंसिपल फोकस से होकर के वापस चली जाएगी। ठीक है। और जो दूसरी रे है वो आपके पास कितनी रूल्स अभी बच रहे हैं, 3 है। कोई सा भी अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। बार बार कह रहा हूँ, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अभी आपके पास 3 रूल है। एक प्रिंसिपल फोकस से आने पे पैरेलल हो जाती है कोई भी रे। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बचा हुआ है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन, मतलब दूसरे पाथ से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो वापस उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाता है। लास्ट था एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो आप देखो कोई सा भी इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। तो केस नंबर 4 में हम जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, चलो मैं फोकस से कर लेता हूँ। तो फोकस से अगर हमने किया है तो ये सीधे यहाँ है, ये से जब इस्तेमाल करोगे, जब इसको मिलाएंगे तो ये सी के बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सी के बाहर चला जाएगा। आपका ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश और इमेज बनेगा। आपने देखा ये लगाना, ये एरो लगाना बिल्कुल मत भूलना मेरी तरफ। इसलिए मत भूलना कि अगर आपने एरो नहीं लगाया है तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एरो नहीं लगाया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपका रे डायग्राम गलत हो जाएगा। रे डायग्राम का मतलब ये कि एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना एरो वो रे नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे बात को कि केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, सी और फोकस के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे आई है। ठीक है, दूसरी ये प्रिंसिपल फोकस से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल गई। तो हमने देखा कि इमेज जो बना है बेटा वो बना है सी और इन्फिनिटी के बीच में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, सबसे पहला होगा रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा बिगर मतलब मैग्नीफाइड, जो फिजिक्स का वर्ड फिर बार बार वही ध्यान दिला रहा हूं, मैग्नीफाइड वर्ड इस्तेमाल होता है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करता है, मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड इमेज है और बना क्या है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बना है। और जो रियल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। स्क्रीन क्या होता है आपको पता है, मूवीज में जो स्क्रीन पे सिनेमा देखते हो आप उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रियल इमेज को प्राप्त किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर, कॉनकेव मिरर है। इसमें केस नंबर 3 और 4, केस नंबर 3 और केस 4 जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में केस नंबर 5, इसका केस नंबर 5 और केस नंबर 6 ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर, कल के लेक्चर में आपका ये सारी चीज़ें सोल्व करके बता दूंगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए और समझिए गौर से। और हमें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपको समझने में हो रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और केस नंबर 5 और 6 आप खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने नोट्स में करने की कोशिश करना। और तब फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक यू।